हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे आने वाले यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के प्री मेंस और इंटरव्यू में। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज़ में आप जो भी आपके सहूलियत के हिसाब से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन रखूँगा कि आप फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़ें। अगर आप ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं तो क्रश कोर्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ फाउंडेशनल कोर्स से हम क्या करते हैं, सारे जीएस पेपर को स्क्रैच से फुल्ली कवर करते हैं। और इसमें आपका मॉक टेस्ट, वो चाहे आपका प्री का हो, मेंस का हो, प्लस इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू और आंसर राइटिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ऐसे राइटिंग 1-to-1 मेंटरशिप। तो 1-to-1 मेंटरशिप के तहत आपका जितना भी डाउट है उसको क्लियर किया जाता है। फिर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसकी कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर ऑल दी जीएस पेपर। इसी के साथ जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। और जो भी क्लासेस होगी वो 2 मोड में अवेलेबल है। आप एडमिशन दोनों मोड से किसी एक में ले सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, और बाद में आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो एक्जिया आईएएस एकेडमी का इन हाउस लाइब्रेरी है उसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए, फ़ी वगैरह के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट आर्टिकल का समरी एज वेल एज ये कैसे मेंस के और प्री के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट जो म्यांमार में इंस्टेबिलिटी चल रहा है। लगभग 2021 के बाद से ही आपका म्यांमार में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है काफ़ी इंस्टेबल है और मिलिट्री जुंटा ने जो रजीम है वो संभाल रखा है। और इसी के साथ मिलिट्री जुंटा के पैरेलल ही डिफरेंट रीजन में जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप है वो भी आपकी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट एज वेल एज मिलिटेंसी प्रोटेस्ट कर रही है, मतलब आपकी एक्सट्रीम रास्ते को अपना रही है। तो इस जो इंस्टेबिलिटी है इसका फ़ायदा चाइना कैसे उठाना चाह रहा है। तो चाइना क्या करना चाह रहा है कि ये जो रीजन है, इस रीजन में स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपना फुट होल्ड जमाना चाहता है। और इसके लिए चाइना क्या है, ऑलरेडी आपका देख सकते हैं श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को लीज में ले चुका है, मालदीव्स में पोर्ट डेवलप कर रहा है, म्यांमार में ऑलरेडी जो चेकफाव पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है। तो अभी चाइना तो ये दर्शाता है कि ये जो भी पोर्ट की डेवलपमेंट है ये आपकी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए है, लेकिन इसका डुअल पर्पस का जो आशंका है वो भी जताया जा रहा है। तो अभी अगर चाइना दूसरे देशों का जो आपकी कमज़ोरी है, वो चाहे आपका इकोनॉमिक वीकनेस हो या फिर आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, उसका फ़ायदा उठा के अगर उन रीजन को डोमिनेट करता है और उनका जो आपका सी लैन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डोमिनेट करता है, तो ये सीधा सीधी जो इंडिया का आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको वायलेट करता है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में। तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि जो चाइना है वो डिफरेंट पोर्ट डेवलप कर रहा है सराउंडिंग इंडिया। तो इसको जो आपके जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो इसका नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए अभी क्या है, आपका ये जो मुद्दा है पूरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम इंडियाज़ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। प्लस इसमें एक मुद्दा और भी समझना ज़रूरी है, ये जो आपका मलक्का स्ट्रेट है बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, जो कनेक्ट करता है आपके इंडियन ओशन रीजन को और साउथ चाइना जो सी है उसको, प्लस आपका ये पूरा ग्रेटर जो पैसिफिक ओशन है उसको। तो इस रीजन में अभी क्या है, आपका ये चाइना के लिए एक डायलामा है जिसको कहा जाता है मलक्कन डायलामा। तो चाइना डरती है कि इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जिसमें इंडिया ने आपका
ट्राइलेटरल सर्विस कमांड डेवलप करके रखा है, तो ये कभी भी क्या कर सकता है, जो चाइना का आपका इंटरेस्ट है, ट्रेड इंटरेस्ट है, उसको हैम्पर कर सकता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए चाइना क्या कर रही है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी के तहत इंडियन ओशन रीजन में जो भी आपके नेशन है उनके साथ आपके कनेक्टिविटी की प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। और करंट न्यूज़ यही है कि म्यांमार में भी क्या है, पोर्ट डेवलप किया जाने वाला है, या फिर चाइना म्यांमार का जो कंडीशन है उसका फ़ायदा उठाने वाला है बाय चाइना। तो इसको इंडिया कैसे काउंटर कर सकता है, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो इस इंडिया चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में, उसको कर्व करने के लिए डिफरेंट पॉलिसी, जैसे आपका क्वाड इनिशिएटिव है, फिर मौसम प्रोजेक्ट मौसम है, फिर आपका सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसी के साथ इंडिया जो आपके डिफरेंट आइलैंड नेशन है, जैसे श्रीलंका हो या मालदीव्स हो, या रिसेंटली जो मॉरिशस के साथ हमारा डील हुआ है, तो इससे क्या कर रही है चाइना, जो इंडिया जो है चाइना का जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा सर्कल बना रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए। तो अभी ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस एज वेल एज प्री दोनों के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें इंडिया कैसे अपना इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को प्रोटेक्ट कर सकती है, कैसे जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन रीजन, उसको कैसे फ्री रख सकती है नेविगेशन के लिए, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए, और कैसे हम इस एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह रह सकते हैं और इंडियन ओशन को अपना नेवल बैकयार्ड बना सकते हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पास्ट में भी आप देख सकते हैं पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन, और इसका आंसर भी है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्रिटिकली एनालाइज चाइनास स्ट्रैटेजिक रोल इन म्यांमार्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो चाइना जो स्ट्रैटेजिक रोल प्ले कर रहा है म्यांमार का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में, जिससे चाइना को क्या है बहुत सारी लेवरेज मिल सकती है, तो वो क्या कर सकती है, जो इंडिया का आपका सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी का एस्पेक्ट है उसमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनके साथ हम कोलैबोरेशन करने के लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लिया था 1991 में। फिर नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए हम कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, वो हमारे इन प्रोजेक्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो उस लिहाज से क्या है, हम हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इन सभी चीज़ों को इस नज़रिए से समझना ज़रूरी रहेगा। बाकी ये जो मलक्कन स्ट्रेट का डायलामा है वो ऑलरेडी आपको बताया ही है। और फिर जो चेकफाओ पोर्ट है जो चाइना ऑलरेडी डेवलप कर रही है म्यांमार में, और फिर हम्बनटोटा पोर्ट, फिर आपके मालदीव्स में पोर्ट डेवलप कर रही है, फिर बांग्लादेश में कर रही है चिटागोंग पोर्ट। तो ये सभी क्या कर सकती है, इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकती है। तो आपको जो भी चीज़ें आप आईआर में देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उसमें आपको पहला तो सारा मुद्दा समझना ज़रूरी है, उसके बाद जो भी मुद्दे हैं उसको इंडिया के जो इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन का इंटरेस्ट, सभी के एस्पेक्ट से समझना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट अभी हम लोग 3-4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो स्पेशली आपके एपीएससी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो 31 मार्च जो बोडोफा जी का, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी का जन्मदिन है, उसको स्टूडेंट डे के हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है असम में। तो अभी 31 मार्च को उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी का जो बर्थडे है वो गया, तो उसके अवसर पे ये आर्टिकल आया है। तो चलिए समझते हैं अबाउट उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, जो एपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी को एक टाइटल दिया गया है बोडोफा। बोडोफा मतलब गार्जियन ऑफ बोडो कम्युनिटी। तो बोडो जो है लार्जेस्ट आपकी
ट्राइब है इन असम। तो जो बोडो का आपका सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी ने आपसू के प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिफरेंट समय पे डिफरेंट इनिशिएटिव को अपनाया, ताकि जो आपका बोडो कम्युनिटी का कल्चरल इरेजर है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, उनको ख़त्म किया जा सके। तो इसी के लिए क्या है, जो उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी है वो एक प्रोमिनेंट या फिर इम्पॉर्टेंट फिगर बन जाता है असम में, और उनके बारे में क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है एज वेल एज प्री में भी पूछा जा सकता है। तो उनका जन्म हुआ था 1956 में और उनका डेथ हुआ था 1990 में। तो लगभग 34 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया था। लेकिन 34 साल के इतने कम उम्र में ही उन्होंने बोडो कम्युनिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत ही सराहनीय है, और इसीलिए क्या है, उनको बोडोफा के हिसाब से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो बोडो पॉपुलेशन का आपका मार्जिनलाइजेशन था, उनके आइडेंटिटी में जो थ्रेट था, कल्चर में जो थ्रेट था, लैंग्वेज में जो थ्रेट था, फिर जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई अपने स्टूडेंट काल से ही। और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 बोडो अकॉर्ड हुआ। तो जब पहला बोडो अकॉर्ड हुआ तब अनफॉर्चुनेटली बोडोफा साहब नहीं थे, लेकिन उन्हीं के जो इनिशिएटिव्स थे, उन्हीं की वजह से क्या है, आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हुई। और भी अदर लीडर्स भी है, उनका भी नाम लेना ज़रूरी रहता है, लेकिन बोडोफा जी का कंट्रीब्यूशन इसमें टॉप में रहता है। तो बोडोफा जी का कंट्रीब्यूशन की वजह से 1993 में आपका पहला बोडो पीस अकॉर्ड हुआ। फिर 2003 में सेकेंड बोडो अकॉर्ड हुआ, जिसके बाद आपका BTAD को क्रिएट किया गया और BTC की स्थापना की गई अंडर 6th शेड्यूल। और जो 2020 में थर्ड बोरो अकॉर्ड हुआ, उसके तहत क्या किया गया, जो BTAD है उसको BTR रिकॉग्नाइज किया गया, और जो उनकी ऑटोनॉमी थी उसको और फर्दर एनहांस किया गया। तो इसमें अभी बोडोफा जी का जो कंट्रीब्यूशन था, स्पेशली वो क्या उन्होंने जो भी आपके मूवमेंट्स की फॉर बोडो इंटरेस्ट, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो भी मूवमेंट था उसको बड़े ही डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से चलाया था। तो इसीलिए क्या है, जो उनका आइडियोलॉजी था उनको गांधी जी के आइडियोलॉजी के साथ कंपेयर किया जाता है कि आपके पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से जो बोडो पॉपुलेशन है उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में उन्होंने मांग की, और समय के साथ क्या हुआ, वो सारी मांगें फुलफिल भी हुई। ये अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने ये सभी चीज़ें उनको देखने को हासिल नहीं हुई, लेकिन जो भी है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा ऊपर है, और इसीलिए उनको फादर ऑफ द बोडोस भी कहा जाता है, बोडोफा। तो अभी ये जो भी चीज़ है ना, ये आपको क्या है, प्रीलिम्स में स्पेशली पूछी जा सकती है। जैसे स्टूडेंट्स डे इन असम इज़ मार्क्ड ऑन March 31 इन हिज मेमोरी, जो रिसेंटली अभी ऑब्जर्व किया गया। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। फिर बोडोफा का क्या मीनिंग है, किसे बोडोफा रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये टाइटल किनको दिया गया है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, जाननी ज़रूरी रहती है। और इसी के साथ आपका 6th शेड्यूल एरिया क्या होता है। ओके, 3 जो बोरो अकॉर्ड है, वो बोरो अकॉर्ड आपको जानना होता है, उसके तहत कैसे बोडो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहती है। ओके, तो ओवरऑल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया की, उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट समय पे कैसे डिफरेंट पॉलिसीज़ अपना रही है, वो भी जानना ज़रूरी रहता है। तो ओवरऑल क्या है, ये आर्टिकल आपके APSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर प्री के लिए जो फैक्ट है वो, और मेंस के लिए जो ओवरऑल आइडिया है वो। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, PM's थाईलैंड विजिट होप्स फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अभी PM साहब ने रिसेंटली थाईलैंड विजिट किया है, तो अभी भी थाईलैंड में ही है, 2 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो 6th समिट ऑफ दी आपका बीमस्टेक है वो चल रहा है। तो अभी इसमें हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि बीमस्टेक है क्या। तो बीमस्टेक हो गया एक आपका
रीजनल फोरम है जो मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, और जिसमें क्या है आपके टोटल 7 मेंबर नेशन है, इंक्लूडिंग आपके साउथ एशिया के नेशन एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया के नेशन, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। ये हो गए आपके साउथ एशिया के नेशन, और थाईलैंड, म्यांमार हो गए साउथ ईस्ट एशिया के नेशन। तो ये 7 मेंबर मिलके क्या करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव रखा है कि जो भी देश है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करवाना है। ओके, फिर आपके डिफरेंट लेवल में, जैसे डिज़ास्टर में, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर, देन आपके रिन्यूएबल एनर्जी में, कनेक्टिविटी में कोऑपरेट कर सके। और इसको कब फॉर्म किया गया, 1997 को, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो अभी इसी के साथ क्या है, हमें सार्क भी समझना ज़रूरी हो जाता है, जो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको 1985 में ढाका में फॉर्म किया गया था। तो अभी सार्क में क्या है, जो 8 आपकी साउथ एशियन नेशन है, तो साउथ एशियन नेशन जो आपके इंडिया के जो नेबरिंग नेशन है, सारे नेशन को संजो के शार्क बनाया गया। लेकिन शार्क में क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से, और स्पेशली पाकिस्तान की वजह से क्या है, आपका शार्क जितना सफल इसको होना था नहीं हो पाया है, और इसका जो भी समिट होना होता है वो अभी तक स्टॉल्ड है। तो इंडिया क्या कर रही है, पाकिस्तान की गतिविधि की वजह से हम बॉयकॉट कर रहे हैं, और हम दूसरे जो आपके रीजनल फोरम है उनको तराश रहे हैं, ताकि हमारे जो रीजन है उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंश्योर कर सकें। तो अभी स्पेशली इसमें क्या है, आपको पहला तो बीमस्टेक के बारे में समझना है, और बीमस्टेक के साथ ही दूसरे जो रीजनल फोरम्स होते हैं, वो चाहे एशियन हो, यूरोपियन यूनियन हो, या फिर आपके शार्क हो, इनको समझना ज़रूरी होता है। और इन्हीं के साथ इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन से नेशन से, इनका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सभी समझने ज़रूरी हो जाते हैं फॉर प्री इन मेंस पर्सपेक्टिव। प्लस इन जनरली आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में कि रीजनल लेवल में किस तरह से हम कोऑपरेट करके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको बीमस्टेक, फिर शार्क, एशियन, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो अभी ये जो आर्टिकल है, सेकेंडली अभी एपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज वेल एज जो नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको बीमस्टेक को आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जोड़ के देखा गया है। तो अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप देखें, जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो बहुत ही कम है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट पॉलिसीज़ लेती आई है। जैसे आपकी इस रीजन को डेवलप करने के लिए हम कैसे आपके इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंश्योर कर सकते हैं, थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, थ्रू बीमस्टेक, थ्रू शार्क। ओके, तो अभी इसमें क्या है, अगर बीमस्टेक से भारत कोऑपरेशन करता है, तो बीमस्टेक के लिए या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही हमें डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट पहले इंश्योर करना होगा। तो इसीलिए क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। और अभी बीमस्टेक के तहत या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो भी डेवलपमेंट होंगी, उसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलेगा, इकोनॉमिकली नॉर्थ ईस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसमें क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट के एंगल को देखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी क्या है, आपकी एक बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच एरिया है, लेकिन अभी भी जो आपका नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियलिटी है उनको 100% एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के साथ ही रीजनल पॉलिसी के तहत जो आपका डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, उसके साथ कनेक्ट किया जाए। और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो कल्चर है, उन कल्चर के साथ क्या है, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर में बहुत मेल दिखाई देता है, एसिमेट्री है आपका, एसिमेट्री नहीं सॉरी सिमेट्री है, मिलाप देखा जाता है। तो उसके लिए क्या है, कोऑपरेशन किया जा सकता है। ओके, और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है।
चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ये भी आर्टिकल आपके नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो डिफरेंट 8 स्टेट है उनके स्टेट पीसीएस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा और ओवरऑल यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक पर्टिकुलर स्टेट आपका स्टेट का अंदर का जो सोशियो इकोनॉमिक आपका एस्पेक्ट है वो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है अगर ज़्यादा ही कोई एम्फेसिस नहीं हुआ तो। लेकिन जब एक रीजन के बारे में बात किया जाता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है अभी इंडिया के दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली सोशली तो नॉर्थ ईस्ट आगे है, ओके। लेकिन आपके इकोनॉमिक सेगमेंट में अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में अगर देखें, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से अगर देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही कंपैरेटिवली पीछे है। तो इसके ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, एमएसएमई जो है उसके ज़रिए नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ का जो ट्राजेक्टरी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी एमएसएमई से क्या होगा, आपके जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको डेवलप किया जा सकेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपके क्या है, ये एक रिसोर्स रिच रीजन है। नेचुरल रिसोर्स में आपके वो चाहे कोल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, या फिर आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, उसके लिहाज से बहुत ही रिच है। तो इन रिच रिसोर्स रीजन को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सप्लोर करना होगा। अभी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग स्टेज में है। दूसरा, इसका जो इकोलॉजी है, इसका जो जियोग्राफी है नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत ही आपका क्या है, फ्रेजाइल है। तो उस हिसाब से क्या है, हमें अभी लार्ज इंडस्ट्री के जगह में जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है उनको डेवलप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे इंडस्ट्रीज़ का क्या होता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, ओके। तो हर गांव, हर कस्बे, हर ज़िले में अगर छोटे आपके इंडस्ट्रीज़, माइक्रो इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मीडियम इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए, डिफरेंट रिसोर्स को आपके उसमें अगर प्रोसेस किया जाए, तो उससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर होगा, एक इंक्लूसिव ग्रोथ पाया जाएगा, जॉब क्रिएशन होगा, फिर जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो भी डेवलप होगा, फिर आपका स्किल डेवलप होगा, ओके। और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जा सकेगा। और जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में देखी जाती है, या फिर जो सोशल अनरेस्ट या एथनिक आपके टेंशन्स देखे जाते हैं, तो इसके पीछे का एक वजह ये भी है कि रीज़न इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो एमएसएमई के ज़रिए क्या किया जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करके जो हमारे यूथ है उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है, जिससे लोग क्या रहेंगे, एंगेज रहेंगे प्रोडक्टिव कामों में। तो क्या होगा, इंसर्जेंसी जैसे प्रॉब्लम, एथनिक टेंशन जैसे प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। और एमएसएमई से क्या होगी, जो लोकल यूथ है वो लीडरशिप देंगे। तो इससे जो एक बाहरी माइग्रेशन के वजह से जो आपका टेंशन्स फ्यूल होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, एमएसएमई का डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़रूरी है। जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, लोकल लीडरशिप है बिजनेसेस में, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है एमएसएमई के डेवलपमेंट में, क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेंटरशिप होना चाहिए वो बहुत ही कम है, स्किल में भी क्या है, लैगिंग है, ओके। फिर आपके लैंड कंस्ट्रेंट्स दिखाई देते हैं, फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ली गई है ऑलरेडी एमएसएमई के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मुद्रा लोन का स्कीम है, तो ये स्कीम्स क्या है, प्रॉपर डिसबर्सल या फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या करना है, इन रीजन के डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल लेवल से पॉलिसी गुजरते हुए स्टेट लेवल पे, स्टेट से फिर आपके जो रीजनल लेवल में जो डिफरेंट रीजन में गवर्नमेंट है, ओके, या फिर 6 शेड्यूल रीजन है, तो इन सभी रीजन में आपका पॉलिसी कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा और सभी स्टेक होल्डर्स को आपका शामिल करना पड़ेगा, तभी क्या है, बेटर पॉलिसी बना के एमएसएमई को डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें बाकी डायमेंशंस दिखाया गया है कि एंशियंट समय से लेके अभी के समय तक कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, वो चाहे आपका ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ही हो। तो एंशियंट समय पे आप देख सकते हैं गिल्ड हुआ करती थी, तो ये ग्रुप ऑफ क्या होती थी, ट्रेडर्स,
या फिर आर्टिजन्स, जो क्या करती थी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह काम करती थी, एक्सपोर्ट हब की तरह काम करती थी, मार्केट हब की तरह काम करती थी। कॉलोनियल समय पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश। उसके पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आप देख सकते हैं 1991 तक तो पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था सेंट्रलाइज था, हैवी इंडस्ट्रीज़ में ध्यान दिया जा रहा था, बैकवर्ड रीजन्स पे ज़्यादा गौर नहीं दिया किया जा रहा था। लेकिन कंटेम्पररी समय में क्या है, एमएसएमई के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एंश्योर किया जा सके, रीजनल डेवलपमेंट को एंश्योर किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को टेकल किया जा सके। और उसी के लिए क्या है, एक नेशनल लेवल में एक लॉ भी है, आपका एक्ट भी है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो ये डिफाइन करता है एमएसएमई क्या है, रजिस्ट्रेशन के नॉर्म बताते हैं और क्या बेनिफिट्स मिल सकती है। जैसे अभी फ़िलहाल में होम स्टे को क्या किया गया है, एमएसएमई के तहत रखा गया है। तो अभी होम स्टे का जो आपका इंक्लूजन है इन एमएसएमई सेक्टर, तो इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में जो आपके टूरिज़्म पोटेंशियलिटी है उसका विकास किया जा सकेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत है। ओके, तो आपके डिफरेंट टेरेन है, बहुत सारी आपकी नेचुरल ब्यूटी है, नेशनल पार्क्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, ओके, फ्लोरा फोना से भरी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। ओके, और क्यों, फॉर लोकल डेवलपमेंट ओनली, स्पेशली लोकल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो एमएसएमई के डेवलपमेंट से भी क्या होगी, जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है, फिर जो आपके वुमेन है, फिर जो रूरल एरिया के पॉपुलेशन है, उनका डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकेगा। ओके, तो इसमें बेटर पॉलिसी डिज़ाइन करना है, बेटर गवर्नेंस लाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करना है थ्रू एमएसएमई। सोशियो कल्चरल डायमेंशन में आपको अभी बताया ही गया कि जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ट्राइबल डिज़ाइन है, उसको भी क्या किया जा सकता है, लेवरेज दिया जा सकता है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज से भरपूर है नॉर्थ ईस्ट। तो आप देख सकते हैं बैम्बो क्राफ्ट है, केन क्राफ्ट है, ओके, फिर हैंडलूम के ज़रिए आपके बहुत अच्छे कपड़े भी बुने जाते हैं, सेल्फ सफिशेंसी है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है करना है, जो नॉलेज है उस नॉलेज को आपका और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है थ्रू एमएसएमई, और जो भी प्रोडक्ट है उनको डिफरेंट मार्केट में बेचना है। और इसमें आप क्या है, अभी जो हमने पढ़ा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर बीमस्टेक, इनके साथ भी आप लिंक करके देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मार्केट को लिंक करना है विथ साउथ ईस्ट एशियन मार्केट, फिर जो नेशनल मार्केट है उससे भी, और ग्लोबल लेवल में भी लिंक करके देखना है, ताकि हम क्या कर सके, हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो देश विदेशों में बेचा जा सके और नॉर्थ ईस्ट का अपलिफ्टमेंट किया जा सके। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें स्ट्रैटेजी में क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक्स बनाए जा सकते हैं, डेडिकेटेड नॉर्थ ईस्ट एमएसएमई मिशन लिया जा सकता है। ओके, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं ताकि एमएसएमई को एनकरेज किया जा सके थ्रू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अंडर जीईएम। ओके, फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम भी लाना है ताकि आपका लीडरशिप डेवलपमेंट किया जा सके बिजनेसेस में। फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग मॉडल, फॉर एग्जांपल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो एनजीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बेटर फाइनेंसिंग की जा सके। इसी के साथ एक क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन, जो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी पीसीएस होते हैं डिफरेंट स्टेट में, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के बारे में है। ओके, और यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट को इंश्योर करके कैसे हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट ला सकते हैं, और बाकी जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस दिखाई देती है उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, जो एथनिक चैलेंजेस दिखाई देते हैं उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट बट इज़ रिडल्ड विथ स्ट्रक्चरल एंड पॉलिसी लेवल चैलेंजेस। तो प्रॉब्लम कहाँ है, स्ट्रक्चरल लेवल में और पॉलिसी लेवल में, तो इनको ठीक करना ज़रूरी है। तो चैलेंजेस आपने दिखा दिए 4-5, फिर जो वे फॉरवर्ड है उसको दिखा दिया, सिग्निफिकेंस को दिखा दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स मीन्स 15 मार्क्स के लिए है। तो 5-5 पॉइंट में हमने इस आंसर को दिखाया है कि कौन से चैलेंजेस है एमएसएमई में, और एमएसएमई की डेवलपमेंट होती है तो क्या आपकी सिग्निफिकेंस रह सकती है।
और क्या वे फॉरवर्ड इसका रह सकता है, जो इधर हमने पढ़ा था। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर को देखिएगा और ध्यान रखिएगा आंसर को बहुत ब्रॉड तरीके से नहीं लिखना है, एक ही पॉइंट को ब्रॉड करके जो हम लिखते हैं ट्रेडिशनल कॉलेज आंसर राइटिंग जो मॉडल होता है वो नहीं अपनाना है। ओके, छोटे छोटे पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समेटना है ताकि कम आप समय में कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिख पाए। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन स्पेशली बात करता है आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आसाम के बारे में। तो ये आसाम स्पेसिफिक हो गया, तो ये एपीएससी में पूछा जा सकता है। तो स्पेशली इसमें टीबी के बर्डन के बारे में कहा गया है कि जो टीबी का बर्डन है वो इन टी गार्डन्स ऑफ आसाम बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो अभी ध्यान रखिएगा जो टीबी का प्रॉब्लम है, जो हेल्थ क्राइसिस है, वो इन जनरल यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग कौन से स्कीम है, पॉलिसीज़ है, फिर आपके कौन सी दिक्कतें आ रही है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये सभी चीज़ें मेंस में पूछी जा सकती है और डिफरेंट पॉलिसीज़ को प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्योंकि ग्लोबल लेवल में जो टीबी बर्डन है इंडिया के ऊपर लगभग 25% है। तो 25% ग्लोबल टीबी का जो परसेंटेज है उसका ग्लोबल लेवल में अगर कंपैरिजन देखें तो इंडिया से 25% टीबी सिर्फ इंडिया से ही है। तो इससे समझ सकते हैं कि इंडिया कितना टीबी को लेके वल्नरेबल पोजीशन में है। तो इसीलिए क्या करना है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है। तो अभी टीबी का जो प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है, इसमें स्पेसिफिकली अब हम असम को कवर करेंगे। ओके, तो इसमें और एक कोटेशन भी दिया है लाओजू जी का कोटेशन है ये लाओजू एक चाइनीज़ फिलोसोफर है। तो इनका जो ये कोटेशन है ये आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो ये कोटेशन तो इधर नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे दिखा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ही हु कॉन्क्वेयर अदर इज़ स्ट्रांग, जो दूसरों के ऊपर जीत हासिल करते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ही हु कॉन्क्वेयर्स हिमसेल्फ इज़ माइटी। तो स्ट्रांग माइटी दोनों ही स्ट्रेंथ को समझाते हैं, लेकिन माइटी क्या है, ग्रेटर स्ट्रेंथ को समझाता है। तो लोगों को कन्क्वायर करने से अच्छा क्या है, हम अपने आप को हमें कन्क्वायर करना चाहिए। हमें अपने आप को कन्क्वायर करना मतलब हमारा जो मन है, जो दिमाग है, उसको कन्क्वायर करना चाहिए। जैसे कि हमारे दिलो दिमाग में जो आपका ईगो है, ओके, या फिर बहुत हाई हेडेडनेस है, इन सभी चीज़ों को, फिर जो मटेरियलिज्म है, जो कंज्यूमरिज्म का या फिर जिसको एक शब्द में आप लालच कह सकते हैं, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, हटाना है। क्योंकि ये जो भी आपकी बैड वैल्यूज़ हमारे अंदर इनकलकेट हो जाती है, वो चाहे फैमिली से हो, सोसाइटी से हो, वो क्या करती है, हमें हमारे लाइफ के गोल को अचीव करने में डिफीट करती है और हमें एक गलत या फिर बुरा इंसान बनाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी इस कोटेशन को सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि ये जो कोटेशन है इससे हम सिविल सर्वेंट के लिए क्या सीख ले सकते हैं। तो इसमें स्पेशली अभी क्या है, जो टेम्पटेशन रहता है, सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो करप्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो टेम्पटेशन रहता है उसके वजह से क्या होते हैं, वो करप्शन में लिप्त हो जाते हैं और फिर आपका पावर का, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो इरोड होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो इरोड होता है। तो कैसे हमें क्या करना है, अपने अंदर की जो बुरी मतलब इच्छाएं हैं उनको मार के, ख़त्म करके कैसे अपने आप में कन्क्वेयर हासिल करना है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो आप क्या है ओवरऑल ये कोटेशन बात करता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के देख सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको इसका समरी बताया है। चलिए देखते हैं ये टीबी वार्डन वाला केस। तो अभी क्या है, जो भी आपका टी गार्डन्स है आसाम में, तो यहाँ जो भी पॉपुलेशन है उनका एक तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही वल्नरेबल है, और जो हेल्थ की सुविधाएं हैं टी गार्डन एरिया में वो भी आपकी एडिक्वेट नहीं है। फिर जो न्यूट्रिशनल इनटेक होना चाहिए वो भी आपकी एडिक्वेट नहीं है, और मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी क्या है, टीबी बढ़ता है। पोवर्टी की वजह से बेटर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, और पोवर्टी की वजह से एजुकेशन भी कम रहता है, जिससे आपका अवेयरनेस कम रहता है। ओके, फिर जेंडर के अंडर भी डिस्पैरिटी देखी गई है कि वुमेन के ऊपर जो बर्डन है टीबी का वो ज़्यादा है। फिर पॉलिसी फेलियर्स भी देखे गए हैं, ये भी एक टीबी का वजह है कि जो डिफरेंट पॉलिसी ली गई है
गवर्नमेंट के द्वारा, उसका इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर देखा जा रहा है। ओके, फिर जेंडर एंगल अगर देखें तो जेंडर जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर क्या है, ट्रिपल बर्डन देखा जाता है, केयर गिविंग का, डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, फिर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ का। तो इसीलिए क्या है, आपका वुमेन के ऊपर जो टीबी का बर्डन है वो ज़्यादा रहता है। प्लस जो आपके चाय बागान एरिया है या फिर जो टी स्टेट है, उसमें जो भी आपके वर्कर्स रहते हैं, जो भी पॉपुलेशन, टी ट्राइब पॉपुलेशन रहती है, उनका जो आपका हाउसिंग होता है या फिर जो आपका सैनिटेशन होता है या फिर आपका कह लीजिए ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी होता है, वो एडिक्वेट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, टीबी जल्दी फैलती है। क्योंकि टीबी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे इंसान के अंदर फैल सकती है। तो अभी ये क्या है, जो हमारे टी कम्युनिटी है, उनके अगेंस्ट ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो बेटर पॉलिसी लेके, फिर आपके बेटर पॉलिसी के ज़रिए जो टी वर्कर्स है, उनका जो सोशल कंडीशन है, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका जो हेल्थ का कंडीशन है, उनको उनमें सुधार की जा सकती है। प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जा सकता है, क्योंकि टी गार्डन्स में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल होती है, उनके साथ जो पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है वो कन्वर्ज करके क्या कर सकते हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या है, आपके देखनी ज़रूरी हो जाती है। और एक चीज़ आप ये भी देखिए, जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है वो टी ट्राइब का बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग जो देश का 50% टी है वो आसाम से आता है, और इसमें जो टी कम्युनिटी है उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है। तो इसीलिए अभी क्या करना है कि जो कम्युनिटी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर उनके वो कम्युनिटी अगर हेल्थ जैसे जो बेसिक फैसिलिटी जो प्राप्त होना चाहिए वो भी अगर नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी फेलियर है। तो इन पॉलिसी जो फेलियर है, जो गैप है, इनको दूर करना ज़रूरी है, ताकि जो आपके टी कम्युनिटी है उनका, आपका हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें क्या है, ओवरऑल अभी आपका टीबी के ऊपर, टी कम्युनिटी के ऊपर जो असर है, जो इम्पैक्ट है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों ये प्रॉब्लम है, फिर इसके वजह से क्या इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं हेल्थ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि लोग जब बीमार हो जाएंगे तो कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर क्या पॉलिसी ली जा सकती है टीबी को टैकल करने में। तो इसमें सारे डायमेंशंस दिखाए गए हैं। पॉलिसी में क्या पॉलिसी लेना है, हेल्थ केयर एक्सेस देना है, न्यूट्रिशन एक्सेस देना है, जेंडर इक्वालिटी लानी है, फिर डेटा देखना है, आपका सर्विलियंस रखना है, टीबी ऑडिट करना है। ओके, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको अकाउंटेबल ठहराना है। ओके, फिर वर्कर का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है, बेटर हाउसिंग देना है, बेटर सैनिटेशन, क्लीन वाटर, इंश्योरेंस, ये सभी देनी है। फिर एजुकेशन देना है, क्योंकि एजुकेशन से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि एजुकेशन से अवेयरनेस आ जाता है, तो प्रॉब्लम को आने से पहले ही टेकल किया जा सकता है, बचा जा सकता है उससे। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट आसाम हैंडलूम सेक्टर। तो अभी आसाम हैंडलूम सेक्टर जो है ये इकोनॉमी का एक क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। तो इसमें अभी जो हैंडलूम के ज़रिए जो आसाम की स्पेशली महिलाएं हैं, वो क्या करती है, अपना जो सपना है वो हैंडलूम्स में बुनती है। तो ये लाइन गांधी जी ने कहा था कि हैंडलूम में आसामीज जो महिलाएं हैं वो अपना सपना बुनती है। तो हैंडलूम अभी क्या करता है, एक तो जो महिलाएं हैं उनका एक जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ाता है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाता है, उससे अच्छी कमाई होती है, इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को सस्टेन करता है, और ये हमारा जो हेरिटेज है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है असम में वो सदियों से चली आ रही है। तो इस पे स्पेशली कौन से हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मेखेला चादर हो या फिर आपके फुलाम गामूसा हो, और अन्य अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें से सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो बनता है, जो ग्लोबल लेवल में, जिसका आप कह सकते हैं कि आसाम के पास मोनोपोली है, वो है मुगा और एरी सिल्क। तो मुगा में लगभग 98 to 99% जो प्रोडक्शन होता है आसाम से ही होता है।
जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और एरी सिल्क भी मुझे जितना ध्यान आ रहा है लगभग 60% हम एरी जो आपका फाइबर है उसको बनाया जाता है इन असम। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट है, पावर लूम मेड प्रोडक्ट है, वो क्या कर रही है, रेप्लिकेट कर रही है आपके जो हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं और चीप दामों में मार्केट में अवेलेबल करवा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडलूम सेक्टर है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो रूरल इकोनॉमी है उसमें इनसिक्योरिटी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी जो है वो घट रहा है। तो इसीलिए अभी क्या करना है, आपका हैंडलूम सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिफरेंट इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुकी है, जैसे हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन एक्ट 1985। तो इसके तहत क्या किया जाता है, जो मशीन मेड प्रोडक्ट है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन इसका जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है। फिर हैंडलूम मार्क स्कीम है कि उनको हैंडलूम जो हैंडमेड प्रोडक्ट है उनको क्या किया जाना चाहिए, उनमें कोई ऐसा मार्क होना चाहिए जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से फेक है या फिर नकली है और कौन से असली हैंडमेड प्रोडक्ट है। फिर ऑलरेडी क्या है, आपका मुगा और एरी को जीआई टैग मिल चुका है। तो अभी हमें ज़रूरी क्या है कि रिगोरस जो मार्केटिंग टेक्टिक्स है उसको अपनाना है, और जो हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको सिर्फ रीजनल मार्केट में ही नहीं, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट तक रीच दिलवाना है। तो इसमें आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी दिया है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हैंडलूम प्रोडक्ट का ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। QR कोड ऑथेंटिकेशन को लाके, मोबाइल ऐप फॉर वेरिफिकेशन को लाके, ब्लॉकचेन पोटेंशियल को लाके, तो ये सभी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम अपने जो हैंडलूम सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में जितने हैंडलूम हैं लगभग 40% हैंडलूम आसाम में ही है। तो आप इससे एक इमेजिनेशन लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये हमारे इकोनॉमी के लिए, और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से। तो मैंने कहीं डेटा पढ़ा था कि लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा लोग आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ओके, तो अभी इसमें एक क्वेश्चन बना दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन है जो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है फॉर 15 मार्क्स। आसाम्स हैंडलूम सेक्टर होल्ड्स बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो कल्चरल इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। हैंडलूम हमारे कल्चर को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को भी संजो के रखता है। तो इसीलिए इसके ऊपर जो चैलेंज है उसको टेकल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रोड मैप सजेस्ट करने के बारे में ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें चैलेंजेस क्या है वो दर्शा दिए आपने। फिर क्या फ्यूचर रोड मैप हो सकते हैं, तो वाइड स्प्रेड अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी, मोबाइल ऐप बेस्ड QR वेरिफिकेशन। ओके, यर्न बैंक को बनाना होगा, ऑलरेडी बनाई गई है लेकिन इसको और अवेलेबल करवाना होगा। तो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है, तो क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ ही डिफरेंट क्लस्टर्स में भी अवेलेबल करवाना है। फिर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट को। तो इस एक्ट के बारे में आपको क्या है, ओवरऑल प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। एक्सपोर्ट पुश दिलवाना है, GI टैग की ब्रांडिंग करनी ज़रूरी है, ई-कॉमर्स जो हब है उसमें चीज़ों को एग्जीबिशन करना ज़रूरी है। ओके, हैंडलूम स्टार्टअप्स को बनाना ज़रूरी है। तो अभी जो हमने MSME देखा था ना थोड़े पहले, तो MSME के ज़रिए भी क्या किया जा सकता है, हैंडलूम इंडस्ट्री को और डेवलप किया जा सकता है बाय लोकल पॉपुलेशन। ओके, जो लोकल फॉक है उनके ज़रिए डेवलप किया जा सकता है। फिर PPP मॉडल को भी इंश्योर किया जा सकता है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चीज़ों को, हमारी जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एरोमा मिशन इन नॉर्थ ईस्ट। तो एरोमा क्या होता है, जो सेंटेड आपके प्लांट सेंट होता है या फिर आपके सुगंधी होती है, उसी को कहा जाता है एरोमा। तो अभी ये जो टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और स्पेशली आप ये नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट PCS है उसमें पूछा जा सकता है, प्री में और मेंस में।
और APSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अभी जो ये एरोमा मिशन है इसको किसने लिया है? बाय CSIR NIST ने, जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। तो एक इंस्टीट्यूट है आपका, इसका लोकेशन है जोरहाट में। तो इसने क्या किया है, आपका CSIR एरोमा मिशन को लिया है। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है? साइंटिफिक रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि आसाम में क्या है, आपकी जो ज्योग्राफी है और जो एग्रो क्लाइमेटिक पोटेंशियल है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपके क्या होते हैं, डिफरेंट जो एरोमेटिक क्रॉप है या प्लांट है वो लगते हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, पासोली हो गया, फिर रोजमेरी हो गया, अगरवुड हो गया। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट है, फेवरेबल सॉइल है। तो अगर नेचुरली इतना पोटेंशियल है तो क्यों ना इस पोटेंशियलिटी को रिसर्च करके बाय CSIR फर्दर गवर्नमेंट के द्वारा आपके डिफरेंट प्रमोशन पॉलिसी लेके इसको प्रमोट किया जाए। तो इसके लिए क्या है, आसाम अगरवुड प्रमोशन पॉलिसी 2020 लिया गया है, क्योंकि असम में क्या है, बहुत ज़्यादा आपका अगरवुड का जो अगर है उसका प्लांटेशन लगता है, फेवरेबल कंडीशन है। तो इस अगर से क्या किया जा सकता है, अगर की खेती से जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, जो रूरल इनकम है वो जनरेट किया जा सकता है, GDP में इसका कंट्रीब्यूशन लाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, अगेन जो MSME का देखा था थोड़ा पहले, कैसे MSME नॉर्थ ईस्ट में बूस्ट ला सकती है, इकोनॉमिक बूस्ट, तो उसमें आप इस टॉपिक को MSME से जोड़ के भी देख सकते हैं। ओके, और इसी के साथ क्या है, आप हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, फिर आपका बीमस्टेक पॉलिसी है, उसको भी जोड़ के देख सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, बीमस्टेक पॉलिसी के तहत हम जो भी एरोमेटिक प्रोडक्ट्स है उनको साउथ ईस्ट एशियन नेशन में बेच सकते हैं, एज वेल एज वेस्ट एशिया में भी क्या है, जो एरोमेटिक आपकी प्रोडक्ट्स होती है उनका डिमांड बहुत है। तो वेस्ट एशिया का मार्केट भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसका वर्ल्ड या फिर ग्लोबल मार्केट में भी इसका पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या करना है, बेटर पॉलिसी लेके इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये ओवरऑल प्री के लिहाज से जो भी इनिशिएटिव्स ली गई है, जो भी आपका ये मिशन लिया गया है, ये पूछा जा सकता है प्री में। और मेंस में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आप सुझाव दे सकते हैं मेंस में। तो एक क्वेश्चन भी दिया गया है, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ द एरोमा मिशन इन ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से कनेक्ट किया, वो भी रूरल इकोनॉमी से, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो कैसे, फिर से आप देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी कहा गया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में भी कहा गया है। तो जो भी चीज़ें रहेंगी ना, आपको क्वेश्चन ऐसे इन जनरल पूछा जाएगा, और इन कीवर्ड्स में आपको ध्यान देना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक जो इंडस्ट्री है या जो एरोमिक मिशन है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, ताकि ये जो भी हमारी प्रॉब्लम है रूरल इकोनॉमी में उनको टेकल किया जाए, जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम है उसको टेकल किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम है उनको टेकल किया जाए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आसाम सेट, असम सैटेलाइट के बारे में। तो हाल ही में जो बजट सेशन हुआ आसाम में, तो उसी सेशन में असम गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि असम गवर्नमेंट अपना खुद का स्टेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है विद द हेल्प ऑफ इसरो। तो जो सैटेलाइट है वो डेवलप करेगा इसरो, और स्पेसिफिकली किसके लिए, आसाम के लिए। तो अभी सैटेलाइट के ज़रिए क्या है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जिसके तहत क्या किया जा सकता है, आपके डिफरेंट लेवल में सहूलियत पाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्बन प्लानिंग में, रूरल प्लानिंग में, लैंड मैनेजमेंट में, फिर आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो डिज़ास्टर में जैसे आसाम में फ्लड बहुत ज़्यादा रहता है, लैंडस्लाइड रहता है आपके हिली एरिया जैसे कार्बी आंगलोंग या फिर डिमा हसाओ एरिया में, तो उसको टैकल किया जा सकता है, उसका मैपिंग किया जा सकता है, इमेज लिया जा सकता है, रिमोट सेंसिंग किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, आपका जो असम सैटेलाइट है, ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। तो ये इवन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, कि कौन से स्टेट सैटेलाइट का, इंडिविजुअल सैटेलाइट का के बारे में रिसेंटली अनाउंस किया है, वैसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि अभी तक इंडिया के
किसी भी स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है, आसाम पहला स्टेट है। तो बहुत ही सराहनीय बात है ये। ओके, अच्छा जो इनिशिएटिव है बाय असम गवर्नमेंट। तो इसका बाकी आपको क्या करना है, ये कब होगा कैसे होगा वो तो न्यूज़पेपर में हम इसका डेवलपमेंट देखते रहेंगे। तो बाकी क्या है, अभी आने वाले एग्ज़ाम में आपको ओवरऑल पूछा जा सकता है क्वेश्चन, स्पेशली प्री में और मेंस में। तो गवर्नेंस में ये मदद करेगा। ओके, फिर आपके वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में मदद होगा, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग में मदद होगा, फिर क्रॉस बॉर्डर सर्विलेंस भी किया जा सकता है, स्पेशली आपके इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में, जहाँ बहुत ज़्यादा इलीगल आपके इन्फिल्ट्रेशन होते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हेन डेमोक्रेसी कट अक्रॉस। तो ये आर्टिकल स्पेशली बात कर रहा है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया है और जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर प्रोग्राम्स लिए हैं उसकी वजह से कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ है, स्पेशली माइनॉरिटी पॉपुलेशन का और वल्नरेबल ग्रुप जैसे ST SC OBC का। स्पेशली इसमें डेटा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं जो रूरल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनमें आपके 11-12 में 31.7% पोवर्टी थी, जो रिड्यूस होकर 2% हो गई है। और कितना रिडक्शन हुआ, टोटल 29.3%। फिर उसी तरह से रूरल हिंदू पॉपुलेशन के बारे में भी मेंशन किया गया है, फिर अर्बन मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में एंड हिंदू पॉपुलेशन के बारे में जो अर्बन एरिया में है, तो उनके अंदर पोवर्टी कैसे कम हुई है। तो कितना देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोवर्टी है इधर और इधर कितना ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। इट मीन्स जो गवर्नमेंट डिफरेंट वेलफेयर मेजर्स ले रही है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 46। ओके, जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है आर्टिकल 46 की, जो सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़े लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेने हैं। तो जो भी वेलफेयर पॉलिसी लिए गए हैं उनका आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल आपके पॉजिटिव नोट में बात करता है। नेक्स्ट आपके SC रूरल, ST रूरल, OBC रूरल, ओके, जनरल रूरल के अंदर भी पॉपुलेशन जो पॉवर्टी है वो कितनी घटी है उसके बारे में ये डेटा आप देख सकते हैं। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिन्होंने ये माइलस्टोन हासिल की है, तो इसमें आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, फिर आपके हाउसिंग के लिए PM आवास योजना है, फिर क्लीन फ्यूल के लिए उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है हेल्थ केयर के लिए, PM गरीब कल्याण अन्न योजना है फॉर फूड सिक्योरिटी, स्किल इंडिया एंड MG NREGA है फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये सभी आप देख सकते हैं। तो ये स्कीम, ये जो भी हमने देखा है, इसमें आप क्या है, जब भी वेलफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या सफलता अब तक हासिल की है। देन आप आर्टिकल 46 और ओवरऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो आर्टिकल हैं जो वेलफेयर स्टेट का गोल को अचीव करने के बारे में कहते हैं, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली फॉर प्री एंड मेंस। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो ब्रेसिंग फॉर एक्सटेंडेड हीट वेव्स, तो ये आर्टिकल हीट वेव के बारे में बात करता है। तो हाल ही में जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले जो समर है उसमें जो हीट वेव है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो अभी हीट वेव क्या होता है, जब आपके एक जगह में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है गर्मी के दिनों में, उस टेम्परेचर से अगर लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसी को हीट वेव का फिनोमेनन कहा जाता है। तो हीट वेव के जो केसेस है वो क्या है, राइज होते रहे हैं ग्रेजुअली। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपका रेन पैटर्न में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, फिर विंड पैटर्न में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन वार्म होते जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2024 जो था वो वार्मेस्ट ईयर था। उसके बाद जो 2023 था वो सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आपका इंडिया में क्या है, कितने आपके हीट वेव रिलेटेड इंसिडेंट्स देखे गए, सॉरी इंसिडेंट मतलब इसमें कितने दिन हीट वेव थे, तो 5 नंबर ऑफ हीट वेव डेज इन इंडिया, तो 554 हीट वेव डेज थे 2024 में। ओके, मतलब ये डिफरेंट जगह का डेटा आपको बता रहा है। ओके, फिर 22 में 467। तो ये डेटा देख सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। और सबसे हाईएस्ट 2010 में हुआ था। ओके, लगभग 578 हीट वेव डेज थे।
ओके, तो इसमें आप यूपी का देख सकते हैं कि हीट वेव लास्टेड फॉर 12 डेज इन यूपी। तो ये यूपी में 2022 में बहुत ज़्यादा था। तो ये जितने डिफरेंट स्टेट में जितने हीट वेव्स आए हैं उसको कैलकुलेट करके ये हीट वेव डेज निकाला गया है। ओके, और मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो नॉर्दर्न स्टेट है, सेंट्रल इंडिया का स्टेट है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बाकी इसके लिए क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन लेनी है? हमें स्ट्रेंथन करना है हीट एक्शन प्लान को, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाना है अंडर एनडीए में गाइडलाइन। तो एनडीए में क्या करता है, आपका गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करती है आपकी स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लानिंग की जाती है। ओके, तो ये हम क्या है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, उसमें हम पढ़ते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट स्टेट लेवल, और डीडीए में डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें ये सभी चीज़ें हेल्थ मेजर में क्या ले सकते हैं, तो हीट वेव इमरजेंसी वार्ड बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है ओआरएस का, ड्रिंकिंग वाटर का, कम्युनिटी शेल्टर का। ओके, अर्बन पॉलिसी इंटरवेंशन लेने हैं, हीट रेजिलिएंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, वाइट रूफ बनाना है, ग्रीन बिल्डिंग बनाना है। तो ये सुझाव आपको मेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें देना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट है टेकलिंग यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस। तो अब यूएसए क्या करता रहता है, अपने डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए सैंक्शंस लगाते रहता है। और सैंक्शंस किस पे लगाता है? जो भी देश यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करता है उनके ऊपर। तो इसमें दो तरह का सैंक्शंस के बारे में कहा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सैंक्शन जो है वो यूएस क्या करती है, अपने देश के जो कंपनी है उन सभी में लगाती है कि दूसरे जो एनिमी देश है या फिर जो यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है उनसे कोई डील नहीं करना है। और दूसरा आपके डिफरेंट लॉ बना के सेकेंडरी सैंक्शन को अप्लाई करती है, जैसे काटसा लॉ है। तो ये बड़ा ही चर्चे में रहने वाला लॉ है, जिसके तहत क्या किया गया है, काटसा लॉ 2017, उसके तहत रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के ऊपर आपका सैंक्शन लगाया गया है। क्योंकि ये देश जो है एक तो यूएसए के हिसाब से नहीं चलते हैं और ये यूएस का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करते हैं। तो अभी काटसा लॉ के तहत अगर कोई ये देश रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी डीलिंग रखता है इकोनॉमिक डिफेंस, तो उनके ऊपर भी क्या है, सैंक्शन लग जाएगा। तो इसीलिए क्या है, यूएस क्या करती है, इन लॉज के ज़रिए ग्लोबल लेवल में अपना जो डोमिनेंस है वो बरकरार रखना चाहती है, देशों को आपके डिफेंस में, इकोनॉमी में, ट्रेड में डोमिनेट करना चाहती है। तो अभी इसमें ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि ये जो पावरफुल नेशन होती है, ये जो डोमिनेंस दिखाना चाहती है, इसको पहले क्या करना है, काउंटर करना है। काउंटर कैसे करना है, इसके लिए जो भी डिफरेंट नेशन है उनको एकजुट होना है और उनको ऐसे जो भी डोमिनेटिंग टेंडेंसी है उनके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। और इसी के साथ जैसे अभी इंडिया है, तो इंडिया क्या कर सकता है कि हमारा अभी फॉर एग्जांपल हम डिफेंस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो पास्ट में हम ऑयल के लिए ईरान के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन काटसा लगा देने के बाद क्या है, हम ईरान के बजाय हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट है उसको हम डाइवर्सिफाई करने लग गए। तो इसमें कहा गया है कि जो सैंक्शन का डर है उसको हम मिटिगेट करने के लिए हमारा जो ट्रेड है, जो कनेक्शन है या फिर फॉरेन रिलेशन है, उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर हम सभी देश अगर डाइवर्सिफाई रिलेशन रखते हैं तो उससे क्या होगा, जो यूएसए है वो सैंक्शंस नहीं लगा पाएगा। कितने देशों के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, उसे यूएस को खुद को ही प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए क्या है, देश को, सभी देश को इंक्लूडिंग इंडिया, जो ट्रेड है, जो कनेक्शन है, उसको हमेशा डाइवर्सिफाई रखना ज़रूरी है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाई डिड द म्यांमार अर्थक्वेक ऑकर। तो म्यांमार में जो अर्थक्वेक हुआ था करेंटली, वो क्यों हुआ था, उसका क्या रीज़न था। तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अभी जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि पानी में जैसे नाव तैरती है ना, उसी तरह से जो हमारी धरती है वो भी क्या कर रही है, आपके एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। तो ये जो मिट्टी का हिस्सा है, इसके नीचे जो हिस्सा है वो हो गया स्टेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर क्या है, आपका एक सेमी लिक्विड एरिया है जिसके ऊपर क्या कर रहा है, और वो जो एस्थेनोस्फेयर है उसमें क्या है, मोल्टेन मैग्मा है। तो वो जो मोल्टेन मैग्मा है वो उसके ऊपर क्या है, अर्थ तैर रही है। और वो जो मोल्टेन मैग्मा है वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, उससे क्या होता है, जो आपके धरती का जो भी प्लेट है या भी टुकड़े हैं,
वो उसमें आपका क्या है, प्लेट के आकार में वो टूट जाता है, प्लेट के आकार में रहता है। और वही क्या करती है, जो प्लेट्स होती है वो नीचे के जो एस्थेनोस्फेयर के मैग्मा है उसके मूवमेंट की वजह से कभी आपकी डाइवर्ज होती है, कभी कन्वर्ज होती है। तो ये ज्योग्राफी में आपको अच्छी तरह से समझना होता है, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट प्लेट के बीच में क्या होता है। एक तो क्या होता है, कन्वर्ज होता है, दोनों आपस में टकराती है, और एक डाइवर्ज होती है, दोनों आपस में ना टकरा के दूर जाती है। और कभी क्या होता है, आपका आपस में स्लाइड करती है टू ईच अदर। जैसे इस प्लेट में आप देख सकते हैं, इधर एक आपका सुंडा प्लेट है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया बसा हुआ है, इंक्लूडिंग म्यांमार जहाँ पे भूकंप आया था। और इधर आपका इंडियन प्लेट है। तो ये जो सुंडा प्लेट है और इंडियन प्लेट है, ये स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर कर रही है। तो इंडियन प्लेट नॉर्थ में जा रहा है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, जिसकी वजह से आपका हिमालय फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं इंडिया में। और इधर आपका जो सुंडा प्लेट है वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसके बीच में ये जो आपका स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर है, तो इसी के बीच में एक क्या है, आपका क्रैक है। ओके, एक ये जो आप क्रैक देख रहे हैं या फिर ये जो फीजर देख रहे हैं, इसी जगह में क्या है, ये प्लेट दोनों आपस में नॉर्थ साउथ मूव करने की वजह से इस एरिया में, जिसको सगाइंग फॉल्ट कहा गया है, तो इस फॉल्ट में आपका भूकंप देखने को मिला। ओके, और जब प्लेट स्लाइड ईच अदर करती है ना, तो उसमें सेलो अर्थक्वेक आता है। सेलो मतलब ज़्यादा डीप अर्थक्वेक नहीं होता है वो। ओके, तो उसी के बारे में ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये आपको जो अर्थक्वेक आया है उसका क्या वजह रहा है वो पूछा जा सकता है, कौन से फॉल्ट में आया था उसके बारे में पूछा जा सकता है। साउथ ईस्ट एशिया मैक्सिमम जो पोर्शन है किस कौन से प्लेट के ऊपर है, सुंडा प्लेट के ऊपर है, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर, ये पूछा जा सकता है। ओके, और ओवरऑल आपको ज्योग्राफी समझना भी ज़रूरी रहता है। तो सगाइंग फॉल्ट क्या है, फिर अर्थक्वेक क्या है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जब प्लेट टकराती है, कन्वर्ज करती है आपस में, या फिर डाइवर्ज करती है, दूर जाती है एक दूसरे से, या फिर आपका पैरेलली आपके सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी को फील किया जाता है आपके सरफेस एरिया में, और वही कारण बन जाता है डिस्ट्रक्शन का, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, तो अभी बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी जरूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द रिंग ऑफ फायर अराउंड ईरान इज टाइटनिंग। तो अभी ये जो आर्टिकल है, ये ईरान यूएसए के बीच में जो आपका ईरान का जो न्यूक्लियर डील है, जो ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग आया है। तो हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है कि जो ईरान चोरी छिपे न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है उसको यूएसए होने नहीं देने वाला है। और इसीलिए अभी क्या कर रहा है, आपका जो इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इजराइल को कंटिन्यूअस अभी सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि नवंबर के सीज़ फायर के बाद हाल ही में आपने देखा कि इजराइल ने फिर से जो हमास के ऊपर अटैक है उसको कंटिन्यू किया है। तो इजराइल जब हमास के ऊपर कंटिन्यू अटैक करेगा तो इससे क्या है, ईरान भी बौखला जाएगा, क्योंकि ईरान क्या है, आपके पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है। तो इससे क्या है, अभी ये जो टेंशन चल रही है ऑनगोइंग है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ओवरऑल इसमें अभी क्या करना है, ये टेंशन को आपको समझना है, देन समझना है कि ये सभी जो डेवलपमेंट है इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि वेस्ट एशिया में इंडियन जो डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा है। फिर हमारा ट्रेड रिलेशन भी है विथ डिफरेंट नेशन, फिर एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारा इंश्योर होता है फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो ये सभी चीज़ों के एंगल से आपको समझना ज़रूरी है कि वेस्ट एशिया में अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तो आज के लिए